हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था आनुवांशिकी, जिसे जेनेटिक्स बोलते हैं, और वो टॉपिक खत्म हो चुका है लगभग। और आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी ही टॉपिक के बाद में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आज की। सबसे पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी का जनक कौन है? आनुवांशिकी का जनक कौन है? सबसे पहला ग्रेगर जॉन मेंडल, डब्ल्यू बैटसन, सी है डार्विन, डी है कॉलन्स। दोस्तों, आनुवांशिकी का जनक मैंने बताया था कि आनुवांशिकी जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, तो ए इसका सही होगा। डब्ल्यू बैटसन साहब को मैंने बताया था, आनुवांशिकी शब्द दिया, आनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? आनुवांशिकी शब्द दिया था डब्ल्यू बैटसन साहब ने, और इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का पिता भी बोलते हैं। किसे? डब्ल्यू बैटसन साहब को। कॉलन्स की बात करें तो कॉलन्स जर्मनी की है, और इन्होंने मेंडल के मेंडल के नियमों का रूप किसने दिया था? कॉलन्स साहब ने नियमों का रूप दिया था। डार्विन की बात करेंगे, डार्विन विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आनुवांशिकी या जेनेटिक शब्द किसने दिया था? दोस्तों, अभी हमने बात की है जॉनसन। देखिए, पहले जॉनसन की ओर चलते हैं। जॉनसन ने जीन शब्द दिया है। जीन शब्द किसने दिया है? जॉनसन साहब ने जीन शब्द दिया है। ह्यूगो डे ब्रिज, ये याद रखना, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है अपने ह्यूगो डी ब्रिज साहब ने। डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया है, और डब्ल्यू बैटसन साहब ने आनुवांशिकी शब्द दिया है। इन्हें आधुनिक आनुवांशिकी का पिता भी कहते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेडी मेंडल के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, ए है मेंडल, डी ह्यूगो डी ब्रिज, सी है बारबरा मैकइंटॉश, और डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मेंडल को तो मेंडल के नाम से जाना जा सकता, तो ये तो गलत हो गया। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। बारबरा मैकइंटॉश यहाँ पर सही है, जिन्हें लेडी मेंडल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इन्होंने मक्का के पादप पर रिसर्च की है। बारबरा मैकइंटॉश ने क्या रिसर्च की है? इन्होंने जाना कि इन्होंने जंपिंग जीन के बारे में बताया। जंपिंग जीन इन्होंने बताया था, जंपिंग जीन के बारे में, या ट्रांसपोसॉन्स। ये याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा डीप पूछेगा तो लेडी मेंडल के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछ सकता है। किसे बोलते हैं लेडी मेंडल के नाम से? बारबरा मैकइंटॉश को बोलते हैं। बारबरा मैकइंटॉश ने मक्का के पादप में जंपिंग जीन या ट्रांसपोसॉन्स की खोज की थी। जंपिंग जीन या ट्रांसपोसॉन्स की, जिसे ट्रांसपोसॉन्स भी बोलते हैं, इसकी खोज की थी बारबरा मैकइंटॉश को। दोस्तों, याद कैसे रखेंगे? देखिए, मक्का से याद आता है, मक्का मदीना, मुसलमानों की होती है मक्का और मदीना। ठीक है, मुसलमान को ने बाबर है ना, वो मुसलमान है, तो मक्का किसकी है? मक्की मदीना बाबर की। बाबर मैकइंटॉश जंपिंग जीन। मंकी क्या करता है? उछल कूद करता है। उछल कूद कौन करता है? जंपिंग। तो बारबरा मैकइंटॉश, या तो मैकइंटॉश दे दे या बारबरा से पहचान देना। मैकइंटॉश से यह पहचान देना कि मंकी हो रहा है, मैकइंटॉश, तो जंपिंग जीन। और मक्का से याद ना, मक्का मदीना किसने दिया था? किस पादप ये क्वेश्चन पूछ ले, बारबरा मैकइंटॉश को किस पादप पे खोज की थी? तो मक्का पे की थी, है ना। तो बारबरा किसका है? मक्का है। ठीक है, इस तरह याद रख लेना आप। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर करे? दोस्तों, सभी को पता है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर करे। पूरी 4-5 क्लास हो गई, उसमें सभी में मैंने उसका नाम लिया था। किसमें? उद्यान मटर में, जंगली मटर में, गोभी में, या सभी में? सभी तो हो नहीं सकता, गोभी में नहीं की है। जंगली मटर नहीं, वो तो उद्यान मटर थे।
उद्यान मटर। अच्छा, उद्यान मटर को बोलते हैं पायसम, पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम किसे बोलते हैं? उद्यान मटर को पायसम सटाइवम के नाम से भी जानते हैं। 5वां क्वेश्चन, मटर की फली का हरा रंग कैसा गुण है? प्रभावी, अप्रभावी, दोनों या पता नहीं। दोस्तों प्रभावी अप्रभावी पता नहीं तो बाद में चलेगा, दोनों तो नहीं हो सकते, ये तो गलत हो गया। अप्रभावी नहीं, हाँ प्रभावी नहीं होगा, हरा रंग होगा अप्रभावी, तो ये प्रभावी रंग होगा। मटर की फली का हरा रंग प्रभावी रंग है, जिसे जी से ग्रीन से भी डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव में लिंग निर्धारण गुणसूत्र कौन सा है? XY जो नर में पाया जाता है, बी है XX जो मादा में पाया जाता है, या XX जो कायिक गुणसूत्र है, या डी ए व बी दोनों। दोस्तों इसे थोड़ा समझते हैं अपन। दोस्तों इसे नोट कर लेना, इसे देख लेना। अब एक बार मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, थोड़ा मैं इसके बारे में समझाता हूं आपको। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? देखो दोस्तों, मैं इसे पूरा ही थोड़ा सा और मिटा रहा हूं। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होगा? देखो दोस्तों, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 46। 46 गुणसूत्र होते हैं, और जोड़ी की बात करें तो 23। 23 23 ना 46, तो 22 गुणसूत्र तो होंगे कायिक। यहाँ पर नर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर मादा लिख रहा हूं, ठीक है। तो 22 गुणसूत्र तो कैसे होंगे? 22 गुणसूत्र होंगे कायिक, जिसे मैंने ऑटोसोम के नाम से भी कहा था। 22 गुणसूत्र मादा में भी होंगे, वो भी कौन से होंगे? कायिक होंगे। ये 22 गुणसूत्र कायिक है, ये 22 गुणसूत्र कायिक है। 23वां गुणसूत्र नर में होगा X और Y। 23वें गुणसूत्र की जोड़ी कौन सी है? X और Y, और मादा में भी X और X, ठीक है। नर की बात करें तो नर में कायिक गुणसूत्र 22 होते हैं, और मादा में भी 22 है। ये दोनों गुणसूत्र नर और मादा में दोनों में समान होते हैं। मैं बात करूं X और Y की, तो ये इसे ऑटोसोम बोलते हैं कायिक गुणसूत्र, इसे जनक गुणसूत्र बोलते हैं, इसे एलोसोम भी बोलते हैं, एलोसोम, ठीक है। एलोसोम भी बोलते हैं इसे भी एलोसोम बोलते हैं, या जनन गुणसूत्र बोलते हैं। अब क्या होता है इस जनन गुणसूत्र, ये देखिए जनन गुणसूत्र के युग्मक बनाएंगे अपन, युग्मक बनाएंगे, थोड़ी छोटी जगह बनाओ कम में, XY, इसका बनाएंगे हम X और X, ठीक है। ये गुणसूत्र बन गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनका क्रॉस करवाते हैं अपन, जो यहाँ पर XX पहला, दूसरा BX और X, ठीक है, तीसरा X और Y, चौथा X और Y, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि XY नर को XY गुणसूत्र निषेचन होगा, तो जब भी युग्मक निषेचन होगा और युग्मक पास में आएंगे तो XY होगा, तो वो उसमें क्या नर या पुरुष का जन्म होगा, इसमें मादा या महिला का जन्म होगा। तो अपन देखें तो महिला 50% महिला का जन्म होगा, और 50% पुरुष का जन्म होने की संभावना बनती है। इसलिए बोल जाते हैं कि जब भी निषेचन होता है तो महिला की भागीदारी नहीं होती, इसमें पुरुष की ज्यादा भागीदारी होती है, इसलिए बोलता है पुरुष की भागीदारी होती है। बच्चा होगा या बच्ची होगी, ठीक है, नर होगा या मादा होगा, इसमें पुरुष की नर की गुणसूत्र की भागीदारी होती है, क्योंकि नर के पास कौन सा गुणसूत्र है? Y है। Y किसके पास है? Y निर्धारित करता है कि बच्चा होगा या बच्ची होगी, तो Y किसके पास है? नर के पास है, इसमें ध्यान रखना। तो इसमें कौन किसके पास है? XY भी लिंग गुणसूत्र है, ये भी लिंग गुणसूत्र है, तो D होगा, A व B दोनों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयु व परिवेश के साथ परिवर्तित होने की क्षमता किस में होगी? अच्छा जी, आयु व परिवेश के साथ परिवर्तन कौन कर सकता है? ये पूछ रहा है कि आयु भी बढ़ जाए है ना, और परिवेश चेंज हो जाए तो चेंज किस में होगा? तो दोस्तों देखो बहुत सिंपल से मैंने एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। जीन में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जीन प्रारूप में भी नहीं होगा, ये जीनोटाइप है। लक्षण प्रारूप बाद में देंगे कि 2n संख्या में भी नहीं होगा। अपन लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप में चेंज होगा। अच्छा, फिनोटाइप मैंने क्या बताया था? फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है जिसमें बाहरी लक्षणों में चेंज दिखे।
दोस्तों इतना याद रखना, आयु परिवेश के साथ किस में परिवर्तन होगा, इसे याद रखने के लिए इतना याद रखना कि जैसे आदमी बड़ा हो रहा है उम्र के साथ साथ, है ना, तो उसमें झुर्रियाँ भी आती है, चेंज हो रहा है, ठीक है। उसमें आंखें भी कमजोर हो रही है, चेंज हो रहा है बाहर से देखने पर। उसके बाल भी उड़ेंगे, सफेद भी होंगे बाल, तो लक्ष्य फिनोटाइप में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है ना। तो फिनोटाइप में चेंजेस होते हैं उम्र के साथ साथ या परिवेश के साथ साथ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बच्चे से बुढ़ापे की ओर आएंगे तो सफेद भी बाल होंगे, कोई बाल उड़ भी जाएंगे, दांत भी गायब हो जाएंगे, खाल भी अभी टाइट है, फिर ये थोड़ी लचीली लचीली हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, खाल भी ढीली पड़ जाएगी। ये सब फिनोटाइप कहलाता है, जो बाहर से देखा जा सकता है। तो 7वां क्वेश्चन का आंसर होगा फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। आयु व परिवेश के साथ परिवर्तित होने की क्षमता किसमें होगी, तो वो लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप में होगी। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। संकरण कैपिटल टी और स्मॉल टी से प्राप्त संतति का अनुपात क्या होगा। दोस्तों क्या होगा अनुपात? दोस्तों चलो मैं क्रॉस करना बताया था मैंने आपको, मैं क्रॉस करके यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या बताया, टी गुणा में टी, ठीक है। क्रॉस करते हैं अपन, पहले इससे क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा टी, इसका क्रॉस होगा तो आ जाएगा टी, इसका क्रॉस आ जाएगा तो टी, स्मॉल टी और इसका स्मॉल टी, यानी 50% लंबे और 50% बोने का अनुपात आ रहा है। इसका मतलब 1:1 आ रहा है, ठीक है। 1:1, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा। तो संकरण टी से प्राप्त करने इस तरह आप निकाल सकते हो, मैंने क्रॉस करना बताया था आपको, ठीक है। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी एक पीढ़ी से करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जब F1 पीढ़ी का क्रॉस या संकरण किसी भी एक पीढ़ी से करवाते हैं, किसी भी एक जनक पीढ़ी से करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? क्वेश्चन यह है। ए है व्युत्क्रम परीक्षण, बी है टेस्ट संकरण, सी है संकर पूर्वज संकरण और डी इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों ये बोल क्या रहा है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस, दोस्तों मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अभी आप यहाँ पर थोड़ी जगह करते हैं, थोड़ा समझाते हैं जगह कर। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस, F1 पीढ़ी बनाते हैं पहले, F1 पीढ़ी बनाते हैं, चलो सबसे पहले ये बन गया F1 पीढ़ी, तो अपने को प्राप्त होगा टी, ठीक है। ये हो गई F1 पीढ़ी। अब ये क्या बोल रहा है, जब F1 पीढ़ी का क्रॉस F1 पीढ़ी का किसी भी एक जनक के साथ करा दे, या तो इसके साथ करा दे या इसके साथ करा दे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे पीछे जा रहा हूं मैं तो बैक क्रॉस, इस क्रॉस को क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस बोलते हैं। बैक क्रॉस यानी संकर पूर्वज संकरण बोलते हैं इस क्रॉस को, संकर पूर्वज संकरण, ठीक है। और टेस्ट क्रॉस क्या है? मेंडल को ये टेस्ट करना था कि लंबेपन प्रभावी का जीन किस में है और लंबेपन अप्रभावी का जीन किस में है, ठीक है। ये जानने के लिए मेंडल ने एक टेस्ट किया, उसे टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। यानी इसमें तो क्या हुआ, बैक क्रॉस में तो किसी भी जीन से करवा दो, या तो इससे भी करवा दो आप क्रॉस, इसका F1 पीढ़ी से जो प्राप्त हुई संतति, F1 पीढ़ी से जो प्राप्त हुई संतति उसका क्रॉस या तो आप इससे करा दो या इससे करा दो, ठीक है। दोनों ही माध्यम में बैक क्रॉस होगा। लेकिन टेस्ट क्रॉस में क्या होगा? टेस्ट क्रॉस में अपन को ये जानना है कि लंबेपन का गुण किसमें है और बोनेपन का, तो उसमें अप्रभावी जीन के साथ ही क्रॉस होता है हमेशा, मैंने बताया था आपको। ये देखिए अप्रभावी जीन के साथ ही क्रॉस होता है। पूरा वीडियो आपको पिछली क्लास आप देख सकते हो, पिछली क्लास में मैंने ढंग से समझाया है एक एक पॉइंट को, उसमें देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा? संकर पूर्वज संकरण होगा, ठीक है। 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लाइक कीजिए, मेहनत बहुत लगती है इन सब चीजों में। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के अध्ययन को शाखा को क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के अध्ययन की शाखा को, यहाँ पर की है कि शाखा को क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी, बायोलॉजी, वानिकी या उपरोक्त सभी? दोस्तों अपन आनुवांशिकी की चर्चा कर रहे हैं और मैंने बताया था आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के अध्ययन को आनुवांशिकता या आनुवांशिकी बोलते हैं, जिसके पिता है ग्रेगर जॉन मेंडल। दूसरी बात करें ग्रेगर जॉन मेंडल, और मैंने बताया था शब्द किसने दिया आनुवांशिकी? डब्ल्यू बैटसन साहब ने। और मैंने ये भी बताया था कि आधुनिक आनुवांशिकी का पिता कौन है? तो डब्ल्यू बैटसन साहब ही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
हाँ तो दोस्तों अब आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक जिसे टी से भी स्मॉल टी से भी डिनोट करते हैं के साथ करवाते हैं तो उसे कहते हैं, क्या बोलते हैं? जब F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी जनक जिसे टी से डिनोट भी करते हैं के साथ करवाते हैं तो उसे कहते क्या है? व्युत्क्रम परीक्षण, बी है टेस्ट क्रॉस, सी है संकर पूर्वज संकरण और डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था, अभी क्वेश्चन में बताया था मैंने कि अगर किसी भी जनक के साथ F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में जो हमें प्राप्त हो रहे हैं उसके साथ किसी भी जनक पीढ़ी के साथ क्रॉस करवा दे तो उसे तो बैक क्रॉस। लेकिन मैंने दूसरी बार बताया था मैंने टेस्ट क्रॉस, मेंडल को चाहिए था टेस्ट करना था। क्या टेस्ट करना था? लंबेपन का जीन प्रभावी किसमें है और लंबेपन का जीन अप्रभावी किसमें है, यानी प्रभावी जीन किस पादप में है, अप्रभावी जीन किस पादप में है, जो एक बार में देखकर नहीं पता कर सकते। यही पता करना था उसको, किसको? मेंडल को। तो उन्होंने एक टेस्ट किया, टेस्ट क्रॉस, इसे ही बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस बेसिक में बता देता हूँ आपको इतना सा। टेस्ट क्रॉस, ये लंबेपन का जीन हो गया, ये बौनेपन का जीन हो गया, ये क्रॉस होगा इसे, या अप्रभावी लंबेपन का जीन या अप्रभावी लंबेपन। देखो ये शुद्ध ये हो गया, देखो शुद्ध तो हो गया लंबेपन का जीन, अशुद्ध लंबेपन का जीन। अब शुद्ध और अशुद्ध लंबेपन का जीन को कैसे पता करेगा मेंडल? क्योंकि उस समय कुछ उपकरण नहीं थे, तो उसे बस मेंडल तो क्या था, पादरी था, तो पादरी को पता करना है तो वो उसने क्या किया, अप्रभावी जीन के साथ क्रॉस करवा दिया, तो उसे पता चल गया सभी पौधे लंबे आएंगे, सभी पौधे लंबे आएंगे तो आ जाएंगे वो लंबा है, 100% शुद्ध है, और 50% लंबे पौधे आ रहे हैं तो वो आप, और 50% लंबे पौधे आ रहे हैं और 50% बौने पौधे आ रहे हैं तो वो अशुद्ध लंबा है। बस इतना ही पता करना था और ये पता हो गया। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर हटाने की क्रिया कहलाती है। दोस्तों मेंडल ने ये क्रिया की है खूब बार। एक होती है क्रॉसिंग, क्रॉसिंग तो नहीं हो सकती, वो अपने अब बहुत बार कर चुके हैं। स्वनिषेचन, स्वनिषेचन है क्या? स्वनिषेचन है क्या ये देखते हैं पहले। स्वनिषेचन कुछ नहीं, वही है अगर पादप का पादप के द्वारा ही निषेचन हो जाए, या पादप का पादप के द्वारा ही निषेचन हो जाए, किसी दूसरे पादप की जरूरत ना पड़े, खुद का ही परागकण खुद के अंदर ही गिर जाए, तो वो कहलाएगा क्या? स्वनिषेचन। तो स्वनिषेचन भी नहीं है, क्रॉसिंग भी नहीं है। कैपिंग क्या कहलाएगी? दोस्तों कैपिंग भी नहीं है, कैपिंग होती है पुंकेसरों को बांध देने की क्रिया, जायंगों को बांध देने की क्रिया, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, अब विपुंसन है। विपुंसन क्या होता है? देखो मेंडल को चाहिए था खुद के अनुसार पादप चाहिए थे उसे, शुद्ध हो या अशुद्ध हो, उसको खुद का परिणाम चाहिए था। एक वैज्ञानिक क्या करते हैं? वैज्ञानिक करते हैं खुद के अनुसार परिणाम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मेंडल क्या है? वैज्ञानिक है, मेंडल का वैज्ञानिक का काम कर रहा है, तो मेंडल के लिए खुद के अनुसार पादप चाहिए। देखिए ये मटर का पौधा है, ये मटर का पौधा है, ठीक है, और ये भी मटर का पौधा है। ठीक है, यहाँ पर लगे हुए हैं पुंकेसर, यहाँ पर पुंकेसर, यहाँ पर पुंकेसर, यहाँ पुंकेसर, यहाँ पुंकेसर। दोस्तों अब इसमें क्या होगा, अगर मेंडल को इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाना है तो ये मेंडल क्या करेगा? इस पुंकेसर को हटा देगा। ठीक है, ठीक है, उसे अपने मनचाही चाहिए तो उसे क्या करेगा? सबसे पहले पुंकेसर को हटा देगा। ठीक है, या जायंगा को बांध देगा, इसे थैलीकरण भी बोलते हैं, है ना। एक और क्रिया हो सकती है, अगर ये से नहीं बांधेगा तो क्या करेगा? ये अन्य पादप जो वो नहीं चाहता कि इसका क्रॉस हो, तो वो यहाँ पर आके पुंकेसर इसके यहाँ पर आ जाएंगे, तो गलत पादप, अशुद्ध पादप प्राप्त होगा, उसके मनचाहे पादप नहीं प्राप्त होगा। मनचाहा पादप प्राप्त करने के लिए पुंकेसरों को बांधने की क्रिया या पुंकेसरों को काटने की क्रिया ही विपुंसन कहलाती है। दोस्तों ये याद रखना, विपुंसन क्या हो गया? पुंकेसरों को बांधने की क्रिया, मनचाहे पादप या मनचाहे संतति प्राप्त करने के लिए पुंकेसरों को बांधने की क्रिया क्या कहलाती है? विपुंसन कहलाती है। तो विपुंसन विधि होगी, संकरण के समय फूल की कली से पुंकेसर हटा देते थे। अब इससे क्या हुआ, खुद इसका पुंकेसर इस पर नहीं गिरेगा, ठीक है, नहीं इसका आएगा, तो इसलिए यह विपुंसन विधि से शुद्ध मनचाहा पादप प्राप्त हो जाता है। मेंडल को मनचाहा पादप प्राप्त हो जाता है। यह विधि ऐसा भी मेंडल के अलावा अभी भी अपनाई जाती है।
बात करें ट्राइसोमी ग्रसित मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। दोस्तों ट्राइसोमी और टेट्रासोमी ये सब है ना, हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आनुवांशिक विकार में पढ़ेंगे सब। जब भी मैं मनुष्य में बीमारियां पढ़ाऊंगा, मनुष्य में विकार पढ़ाऊंगा, तब अपन इसे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए ट्राइसोमी या मोनोसोमी होती क्या है। देख, मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। ठीक है, अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा या 2 गुणसूत्र बढ़ जाएंगे, ठीक है, एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो उसे बोलेंगे ट्राइसोमी, एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो उसे बोलेंगे ट्राइसोमी, अगर 2 गुणसूत्र बढ़ जाएंगे उसे बोलेंगे टेट्रासोमी, है ना। तो ये याद रखना भाई, इसमें कितने गुणसूत्र बढ़ रहे हैं। ट्राइसोमी ग्रसित मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होगी ट्राइसोमी ग्रसित, ट्राइसोमी में 1 बढ़ रहा है, तो ऐसे कितने हैं मनुष्य में? 46 होते हैं, 1 बढ़ गया तो कितने हो गए? 47 होंगे। तो 47 किसमें? बी में, ऑप्शन में, तो इसका बी आंसर होगा। मैं बताना चाहता हूँ एक और चीज, अगर एक गुणसूत्र कम हो जाए तो उसे बोलते हैं मोनोसोमी, मोनोसोमी, है ना। और एक गुणसूत्र कम हो जाए, 2 गुणसूत्र कम हो जाए, ठीक है, अगर 2 गुणसूत्र क्या हो जाए? कम हो जाए, ठीक है, 2 गुणसूत्र कम हो जाए तो क्या बोलेंगे उसे? नेमिसोमी। ये याद रखना दोस्तों आप, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा बी 47, 48 भी नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा, ठीक है। 46 तो होता ही है, ठीक है, 48 एक होगी तो टेट्रासोमी होगा, तो ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये है आंसर। 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। पादप के लक्षण के अगर दोनों एलील असमान है तो उसे क्या बोलेंगे? क्या? पादप के लक्षण के अगर दोनों ही एलील असमान है तो उसे क्या बोलेंगे? दोनों एलील असमान है, अच्छा दोनों एलील असमान है, यानी अगर मैं दोनों एलील समान बता रहा था या ना दोनों एलील, तो उसे बोलते थे समयुग्मकी, और मैं दोनों एलील असमान बता रहा था तो उसे बोलते हैं विषम युग्मकी। मैंने बताया था आपको पिछली क्लासों में, अगर दोनों एलील क्या है? समान, तो समयुग्मकी। अगर दोनों एलील क्या है? असमान, तो उसे क्या बोलेंगे? विषम युग्मकी। अगर दोनों एलील में प्रभावी गुण होगा, लंबेपन का गुण आएगा, तो टी बड़े होंगे, तो ये प्रभावी एलील, और इसे अप्रभावी एलील भी बोलते हैं, ठीक है। ये शुद्ध लंबा, ये शुद्ध बौना भी बोलेंगे। तो पादप के दो क्या इसमें दोनों एलील समान है, तो किसे बोलेंगे? विषम युग्मकी होगा, इसका बी आंसर होगा। प्रभावी एलील, प्रभावी एलील ये प्रभावी एलील है, देखिए प्रभावी, इसे प्रभावी एलील बोलेंगे, ये भी प्रभावी एलील है, ठीक है। पता नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो काट ही दीजिए। समयुग्मकी, समयुग्मकी में ये होगा, ये समयुग्मकी है, ठीक है, देखिए समान युग्मक, समान एलील। अगले क्वेश्चन 15वें नंबर पर चलते हैं। मेंडल के नियमों की पुनः खोज किसने की? ह्यूगोटोब्रिज, हॉलैंड का ह्यूगोटोब्रिज, कॉल-कॉलेसन, जर्मनी के कॉल-कॉलेसन ने, या सी वॉन शेरमॉक। वॉन शेरमॉक कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया के ही थे, है ना। तो सभी ने की थी, ठीक है। मेंडल के नियमों की पुनः खोज या मेंडल के परीक्षणों की पुनः खोज किसने की थी? दोबारा ह्यूगोटोब्रिज जो कहाँ के थे? हॉलैंड के थे, कॉल-कॉलेसन जो जर्मनी के थे, और वॉन शेरमॉक जो कहाँ के थे? जो ऑस्ट्रिया शहर के थे। तो तीनों ऑप्शन है, तो सभी आएगा आंसर। एक चीज और याद रखना दोस्तों, कॉल-कॉलेसन जो जर्मनी के थे, इन्होंने मेंडल ने जो परीक्षण किए थे, इनके वापस नियमों का रूप दिया था, नियमों का रूप दिया। मेंडल के परीक्षण को नियमों का रूप किसने दिया था? कॉल-कॉलेसन जो जर्मनी के थे। 16वें क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। किसी पादप में जो F1 पीढ़ी लक्षण उत्पन्न होता है, किसी पादप में जहां पर F1 पीढ़ी में जो लक्षण उत्पन्न होता है वह किसी भी जनक से नहीं मिलता, इसी लक्षण को क्या बोलते हैं? यानी F1 पीढ़ी में मैंने बताया था कि F1 पीढ़ी में जो पादप वो प्राप्त हो रहे हैं जो जनक से, F1 पीढ़ी में जो भी पादप प्राप्त होंगे अपन को, जो भी संततियां प्राप्त होगी, वो उसके जनकों से मेच खाती है। यही उत्परिवर्तन है, यही अनुवांशिकता है, यही बताया था मैंने।
पर इसमें ये बोल रहा है कि F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त हो रहे हैं अपन को, वो जनकों से मैच ही नहीं खा रहे, है ना। जैसे घोड़े और गधे के बीच में अगर क्रॉसिंग होती है तो खच्चर का जन्म होता है, तो वो दोनों से ही मैच नहीं खाता, वो खच्चर अलग ही पादप, है ना, अलग ही हो गया। तो उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण प्रभाविकता? जी नहीं, पूर्ण प्रभाविकता नहीं बोलेंगे। पूर्ण प्रभाविकता तब बोलेंगे जब जैसे ये दोनों पादप है, ये दोनों लक्षण है, दोनों एलील है, एक तो लंबेपन का है, एक बोनेपन का एलील है, और बात करें ये बोनेपन का एलील है, ठीक है। तो ये देखिए प्रभावी लंबेपन का एलील क्या करेगा? बोनेपन के एलील को अप्रभावी कर देगा। तो ये जब भी संतति प्राप्त होगी ये तो प्रभावी होगी, तो पूर्ण प्रभाविकता ये होती है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण प्रभाविकता। समयुग्मजी नहीं होंगे, समयुग्मजी ये होते हैं, ठीक है। इनमें से कोई नहीं तो कैसे होगा? पूर्ण प्रभाविकता की और एक बार चर्चा करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अपूर्ण प्रभाविकता, यह होगा अपूर्ण प्रभाविकता। अपूर्ण प्रभाविकता क्या होती है कि F1 पीढ़ी में जनक से ना मिलकर तीसरी संतति उत्पन्न हो जाए। मैं एक उदाहरण लेता हूं, गुलवास 4 o'clock या मेराबिलिस पादप होता है, ठीक है। एक क्या कौन सा पादप, मैं यहाँ मिटा के यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इस पर पहले। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक पादप होता है, देखिए पूर्ण प्रभाविकता समझाता हूँ मैं आपको। मिराबिलिस जलापा, एक पादप है मिराबिलिस जलापा, जिसे मैं गुलबासी बोलते हैं, और या 4 o'clock पादप बोलते हैं, 4 o'clock। अब इसमें ये क्या चीज है ये बताता हूँ। देखिए इसमें पुष्प आते हैं, किसमें? मिराबिलिस जलापा, गुलबास या 4 o'clock में। तो इसमें पुष्प आते हैं रेड कलर के, तो रेड कलर के पुष्प आते हैं, ठीक है। तो रेड कलर के पुष्प के लिए प्रभावी जीन कौन सा हो गया? ये प्रभावी है रेड कलर, ये क्या है? प्रभावी है मिराबिलिस जलापा में रेड कलर प्रभावित है, जिसे मैं बड़े RR से, कैपिटल RR से डिनोट कर रहा हूँ, छोटे RR से भी मैं डिनोट कर रहा हूँ, स्मॉल RR से। ये इसमें सफेद पादप आएंगे, देखो सफेद, है ना, ये अप्रभावी है, इसमें ये क्या होगा? अप्रभावी। पर जब F1 पीढ़ी में जब ये दोनों का संकरण होता है तो एक तीसरी ही प्रजाति का जन्म होता है, कौन सी है? इसमें। अब इसके अनुसार, आपके अनुसार या नियम के अनुसार, मेंडल के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था? मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार तो होना चाहिए था कि ये रेडी हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रभावी जीन आ गया है रेड का, तो रेड होता, पर यहाँ पर रेड ना होके क्या होता है? गुलाबी होता है। ये पुष्प कौन सा होगा? गुलाबी पुष्प होगा ये। अब ये गुलाबी पुष्प हो रहा है तो ये तीसरा ही जनक हो रहा है ना, F1 पीढ़ी से जनक से मैच नहीं करा, गुलाबी रंग नहीं रेड से करा, नहीं सफेद से करा, इन दोनों के बीच का कलर है गुलाबी। तो ये है ना रेड कलर, ये है ना मेंडल के प्रथम नियम है ना, उसका अपवाद भी है, ठीक है। मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद है, कौन सा? अपूर्ण प्रभाविकता मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद है। मेंडल के प्रथम नियम का क्या है? अपवाद है, ठीक है। मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद कौन सा हो गया? अपूर्ण प्रभाविकता। 17वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में? जी नहीं। भारत में तो हुआ ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में? जी नहीं। ऑस्ट्रिया में? जी हाँ, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया सेम वर्ल्ड लगते हैं, इसलिए मैंने लिया था, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। मैं यहाँ पर मिटा के थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूँ इसको। चलो मैं ऐसे समझा रहा हूँ। ऑस्ट्रिया के कहाँ पे हुआ था? मेंडल का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के हेजनबर्ग प्रांत के सिसिलियन गांव में। जन्म 1884 में इनकी मृत्यु हो गई थी, यह याद रखना आप। और आगे बढ़ते हैं अब। द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी का फिनोटाइप क्या होगा? द्विसंकर क्रॉस की F2 पीढ़ी का फिनोटाइप क्या होगा? दोस्तों A है 1:2:1, B है 3:1,
सी है 9:3:3:1 और डी है 9:3। दोस्तों 1:2:1 तो है ना एक संकर क्रॉस की F2 PD का क्या है जीनोटाइप है। 3:1 क्या है एक संकर क्रॉस की F2 PD का फिनोटाइप है। 9:3:1 सही है। ये F2 PD का फिनोटाइप द्विसंकर क्रॉस की F2 PD का फिनोटाइप क्या होगा 9:3:3:1। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि द्विसंकर क्रॉस की F2 PD का फिनोटाइप बताइए आप, तो उसमें आप डायरेक्ट याद रखना 9:3:3:1 9:3:3:1। आगे बढ़ते हैं। एक संकर क्रॉस की F2 PD का जीनोटाइप क्या होगा। एक संकर क्रॉस की F2 PD का जीनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप पूछ रहा है दोस्तों 3:1 जी नहीं 3:1 तो क्या होगा इसका फिनोटाइप होगा, जीनोटाइप नहीं है। इसका फिनोटाइप क्या होगा 3:1। 1:2:1 जी हाँ यही होगा 1:2:1। 9:3:1 की बात करें तो अभी बात की थी अपने ये द्विसंकर क्रॉस कहाँ पर है, हाँ ये द्विसंकर क्रॉस की फिनोटाइप है। ये देखिए एक बार 1:2:2:4:1 1:2:1 2:1 ये क्या होगा ये है जीनोटाइप F2 PD का द्विसंकर क्रॉस की F2 PD का जीनोटाइप 1:2 2:4 1:2 1:2 फिर 1 ये जीनोटाइप है किसका द्विसंकर क्रॉस की F2 PD का जीनोटाइप। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह लक्षण जो समयुग्मकी और विषमयुग्मकी दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव दिखाते हैं वह कौन से एलील कहलाते हैं। दोस्तों समयुग्मकी और विषमयुग्मकी अवस्थाओं में ये समयुग्मकी दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव दर्शा रहे हैं वह लक्षण क्या कहलाएंगे, वो प्रभावी अवस्था में दोस्तों वो प्रभावी एलील कहलाएंगे। इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है विषमयुग्मकी भी नहीं होगा समयुग्मकी भी नहीं होगा, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। दोस्तों अब आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अब 21वें क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। जीन नियंत्रित करता है किसको नियंत्रण करता है जीन, आनुवांशिकता लेकिन प्रोटीन संश्लेषण नहीं। आनुवांशिकता को नियंत्रित करता है लेकिन प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित नहीं करता। ए ऑप्शन बी है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित तो करता है पर आनुवांशिकता को नहीं करता। सी ऑप्शन आनुवांशिकता एवं प्रोटीन संश्लेषण दोनों को ही नियंत्रित करता है। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं अपन क्या होगा इसमें। दोस्तों ये देखिए ये डीएनए है ये डीएनए है ठीक है ये डीएनए हो गया। डीएनए में इस पार्ट में क्या पाया जाएगा, ये डीएनए में क्या पाया जाएगा इस पार्ट में जीन। अब मैंने बताया था मैंने जब केंद्र के बारे में पढ़ाया था तो केंद्रक में क्या उपस्थित होता है डीएनए। ठीक है केंद्रक में क्या उपस्थित होता है डीएनए। अब डीएनए में क्या होता है एमआरएनए और एमआरएनए क्या करता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन बनाता है कौन एमआरएनए। डीएनए क्या है आनुवांशिकता की इकाई तो है ही, तो साफ साफ है कि प्रोटीन का संश्लेषण भी हो रहा है और आनुवांशिकता भी हो रही है, तो इसका ऑप्शन होगा सी आनुवांशिकता को नियंत्रित कर रहा है एवं प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित कर रहा है। मैं इसे अभी मिटा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं मेंडल का 22वां क्वेश्चन। मेंडल का प्रथम नियम कौन सा है। वंशागति का नियम, विभिन्नता का नियम, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम या पृथक्करण का नियम। दोस्तों विभिन्नता का नियम तो दूसरा नियम है, पृथक्करण का नियम भी दूसरा नियम है, लेकिन स्वतंत्र अपव्ययन का नियम फर्स्ट नियम है। वंशागति का प्रथम नियम मेंडल का प्रथम नियम है। ठीक है आगे बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है एक संकर क्रॉस की F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण वाले पौधे कितने प्रतिशत थे। ये अप्रभावी एक संकर क्रॉस की F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण वाले पौधे कितने प्रतिशत थे। मैंने दोस्तों एक संकर क्रॉस भी बताया था, द्विसंकर क्रॉस भी बताया था। एक संकर क्रॉस जिसमें एक एलील एक लक्षण को लेकर क्रॉस किया जाता है
वो एक संकर क्रॉस। और जिसमें दो लक्षणों को लेकर क्रॉस किया जाता है द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस भी बोलते हैं। एक संकर क्रॉस की, चलो इसे थोड़ा सा देखते हैं अपन, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कितना आएगा। एक संकर क्रॉस की F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण वाले पौधे कितने थे। सबसे पहले में F1 पीढ़ी का क्रॉस करवाते हैं अपन, ये टी, ये P1 पीढ़ी हो गई, युग्मक निकालते हैं टी, युग्मक निकालेंगे टी और फर्स्ट टी प्राप्त करेंगे टी, दूसरी टी, तीसरा भी टी और चौथा भी टी और टी। ठीक है, 100% लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं, 100% लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। ये F1 पीढ़ी है। ठीक है, क्या हो रहे हैं, 100% लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। किसमें, एक संकर क्रॉस की F1 पीढ़ी में 100% लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, जिसका प्रभाव ही नहीं होता। अप्रभावी लक्षण में अगर ये आता तो ये अप्रभावी है, पर ये नहीं आया। ठीक है, ये तो भाई लंबे पौधे बता रहा है ना, बोनेपन के गुण को क्या कर रहा है, ये तो दबा रहा है। सिंपल सी बात है, देखिए मैंने पूरे वीडियो में बताया था कि बोनेपन का गुण को लंबेपन का गुण दबा देता है। यहाँ पर तो लंबे बन रहे हैं, 100% लंबे बन रहे हैं। ठीक है, तो ये पूछ क्या रहा है, एक संकर क्रॉस की F1 पीढ़ी के अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण है नहीं, सब प्रभावी है, सब लंबे हो रहे हैं, सब चारों के चारों लंबे हैं, तो 0% आंसर आएगा इसका। 25% भी नहीं आएगा, 75 भी नहीं आएगा और 50% भी नहीं आएगा। इस ऑप्शन को चेंज करते हैं अपन, 50% भी नहीं आएगा। तो एक संकर क्रॉस के F1 पीढ़ी में 0% पौधे अप्रभावी प्राप्त हो रहे हैं। ये पूछ ले कि प्रभावी पौधे कितने प्राप्त हो रहे हैं, यहाँ पर अप्रभावी ना होंगे, प्रभावी होंगे तो 100% प्रभावी पौधे हैं। हाँ तो दोस्तों, F1 पीढ़ी में अपन को प्राप्त हो रहे हैं 100% लंबे पौधे। अब बात करते हैं आगे कि अब बात करते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी, ये F2 पीढ़ी के में कितने % पौधे प्रभावी लक्षण वाले होंगे। तो इसके युग्मक बनाते हैं अपन। सबसे पहले इसके युग्मक निकाल देते हैं 2। ठीक है, ये टी और ये टी, इसके युग्मक निकाल देंगे, ये टी और ये टी, क्रॉस कराएंगे टी और टी, लंबापन का गुण आया। दोबारा क्रॉस कराएंगे तो विषम युग्मकी है, पर लंबेपन का गुण आया दूसरे बार में। तीसरे गुण कराएंगे तो विषम युग्मकी है, पर लंबेपन का गुण आया। चौथी बार में बौनेपन का गुण आया। अच्छा, अनुपात क्या होगा फिर, तो अनुपात 3:1, 3:1। ये F2 पीढ़ी का अनुपात क्या आ रहा है, F2 पीढ़ी का वो आ रहा है अनुपात 3:1। तो एक संकर क्रॉस की F2 पीढ़ी में कितने % पौधे प्रभावी लक्षण वाले होंगे, तो 3:1। प्रभावी लक्षण 3 है और 1 अप्रभावी है, तो 75% पौधे होंगे जो प्रभावी लक्षण वाले होंगे। ठीक है, 25वां है संकरण उत्पाद के रूप में जाना जाता है। संकर क्लोन तो मैंने बताया था, अलैंगिक जनन में जो जीव पैदा होते हैं उसे क्लोन बोलते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। संकर होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, सही है। समयुग्म भी नहीं होगा और विषम युग्म तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक व्यक्ति का रक्त समूह AB है। ठीक है, आगे 26वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। एक व्यक्ति का रक्त समूह AB है और उसकी शादी B रक्त समूह वाली स्त्री से होती है। कौन सी, B रक्त समूह वाली स्त्री से होती है, तो बच्चे में न्यूनतम संभावित रक्त समूह होगा। न्यूनतम संभावित कौन सा रक्त समूह हो सकता है, न्यूनतम। तो इसे भी देखते हैं थोड़ा। एक व्यक्ति का रक्त समूह कौन सा है, AB है। AB की संभावनाएं कौन कौन सी हो सकती है, A और ये B। ठीक है, और ये नर में है, पुरुष में है, और ये मादा में। ठीक है, ये अब मादा में कौन से बता रहा है, न्यूनतम संभावित। एक तो ये होगा B का। ठीक है, एक न्यूनतम संभावित की बात करेंगे जब भी अधिकतम की बात करेंगे, अधिकतम में ज्यादा ले सकते हैं तो O वाले भी ले लेंगे, पर अपन न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो B वाला ही लेंगे। इसे मिटा रहे हैं अपन, किसको लेंगे, B वाला। अब इसका संकर, इसके युग्मक निकालते हैं बाहर, A और ये B, ऑप्शन B और ये B, संकरण करवा देते हैं बीच में, तो हो गया AB। दोबारा संकरण कराएंगे तो फिर AB। ठीक है, B का संकरण B से कराएंगे तो B और B का संकरण B से करेंगे तो B और B। ठीक है, तो जनक
तो संतति में कौन सा वो आएगा, संतति में कौन सा रक्त समूह आएगा दोस्तों, ए बी आएगा, ए बी आएगा या बी बी भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में कौन सा है, ए नहीं, ए बी या बी, ए बी या बी, हाँ ये सही है, बी सही है। ए बी, केवल ए बी नहीं आएगा, केवल बी भी आएगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आप, ए बी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 27वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रसिद्ध संकरण प्रयोग किस पर किए, पाइसम सटाइवम पर, बी फेसियोलस वल्गेरिस, सी हेरासियम और डी मेराबिलस जलापा। दोस्तों मेंडल ने अपने प्रसिद्ध संकरण प्रयोग मटर के पौधे, जिसे साइंटिफिक भाषा में पाइसम सटाइवम बोलते हैं, इस पे किए थे। तो इसका आंसर ए सही होगा। फेसियोलस वल्गेरिस क्या हो गया दोस्तों, फेसियोलस वल्गेरिस राजमा को बोलते हैं, ठीक है। फेसियोलस वल्गेरिस किसे बोलते हैं, राजमा को बोलते हैं, ठीक है। अब ये फेसियोलस वल्गेरिस पर भी इन्होंने मेंडल ने प्रयोग किए थे, क्यों, उन्हें मटर के पौधे पर जो परीक्षण किए हैं उन्हें जानने के लिए इसने फेसियोलस वल्गेरिस पर भी किए थे। इसमें वो उनके परीक्षण सफल हो गए थे जो मटर पे किए थे। तो फेसियोलस वल्गेरिस यानी राजमा। हेराशियम, हेराशियम पर भी उन्होंने किए थे प्रयोग, पर मटर के पौधे पे जो प्रयोग किए थे जो हेराशियम पर लागू नहीं हो पाए, तो हेराशियम पर ये प्रयोग असफल हो गए थे इनके। और मेराबिलिस जलापा, मेराबिलिस जलापा तो अपना मेंडल का प्रथम नियम है ना, उसका अपवाद है मेराबिलिस जलापा। ये अपवाद है प्रथम नियम का, मेंडल के प्रथम नियम का क्या है, अपवाद है। कौन सा, मेराबिलिस जलापा मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद है। मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद है, क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। पाइसम सटाइवम, जी नहीं ये मटर है पाइसम सटाइवम। मेराबिलिस जलापा, मेराबिलिस जलापा है। एंटीराइनम, दोस्तों इसमें एक और है, देखो मेराबिलिस जलापा भी मैंने बताया कि मेंडल के प्रथम नियम का अपवाद है मेराबिलिस जलापा। सी है एंटीराइनम, जी हाँ बी और सी दोनों ही अपवाद है मेंडल के प्रथम लॉ का, मेराबिलिस जलापा और एंटीराइनम। तो इसका आंसर होगा डी, बी एंड सी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, मॉर्गन ने, जी नहीं। ह्यूगो डेविस ने, जी हाँ। डब्ल्यू बैटसन ने, डब्ल्यू बैटसन साहब ने दिया था क्या, इसे आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, डब्ल्यू बैटसन साहब को कहते हैं। और आनुवांशिक शब्द डब्ल्यू बैटसन साहब ने ही दिया था। डी नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर बी हो चुका है पहले ही। तीसरा है सह प्रभाविकता का उदाहरण दे। सह प्रभाविकता का उदाहरण मैंने पिछली क्लास में बताया था, ब्लड ग्रुप से, ब्लड ग्रुप के बारे में समझाया था तब। तो सह प्रभाविकता का उदाहरण था ए बी, जी हाँ दोस्तों ए बी सह प्रभाविकता का उदाहरण है। कैसे सह प्रभाविकता का उदाहरण है, समझा, इसे भी चलो समझा ही देते हैं, इतना ही समझाया। तो मैं इसे मिटा रहा हूं, अभी जगह करता हूं थोड़ी सी। तो सह प्रभाविकता का उदाहरण कौन सा हो गया, ए और बी। कैसे दोस्तों, देखिए अगर मैं बात करूं एक ब्लड ग्रुप की, तो यहां पर प्रभावी जीन कौन सा है, ए। यहां पर प्रभावी जीन कौन सा है, ए। तो ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ए और ए, ठीक है। मैं रक्त समूह बी की बात करने जाऊंगा, तो इसमें प्रभावी जीन कौन सा है, बी। और यहां पर भी प्रभावी जीन आ रहा है बी, ठीक है। प्रभाविकता ओ नहीं दिखा रहा, बी दिखा रहा है, ठीक है। मैं बात करने जाऊंगा ए और बी की, ठीक है। ए बी की बात करने जाऊंगा, तो यहां पर मेंडल के प्रथम लॉ के अनुसार सह प्रभाविक नियम के अनुसार तो आना चाहिए ना कि ए आता है, यहां पर ब्लड ग्रुप ए आता, पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है ए और बी, यह दोनों ही सह प्रभाविकता दिखा रहे हैं, यानी दोनों ही अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, इसे ही सह प्रभाविकता कहते हैं। जब दोनों जीन एक साथ प्रभाव दिखाते हैं तो उसे सह प्रभाविकता कहते हैं। तो यहां पर ए बी हो गया। जीरो की बात करें तो सह प्रभाविकता जीरो, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ए और बी। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन करने की कोशिश की है, देखे मैंने ये हमें बताया 0%, तो मैंने डिटेल से सब कुछ बताया है। यहाँ पर भी बताइए तो डिटेल से बताइए। हेराइशियम पैराशियम में 5-6 क्वेश्चन हो रहे हैं एक क्वेश्चन में ही। तो कहने के ये 30 क्वेश्चन है, पर ये 60 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन है।
दोस्तों ऐसा ही वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। विजय क्लासेस में मिलते हैं अगले दिन।